तो ये दोस्तों समय के लिए हम लोगों के लिए इस समय यह समय एक सौभाग्य का है कि हम सीखने के लिए अगर तत्पर रहे तो सीखने का बहुत मौका है दोस्तों। यस। मित्रों, थैंक यू सर। मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग में तो प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन सीखना क्यों जरूरी है? लोग कहते हैं भाई एजुकेशन चाहिए, यहाँ पे लीडरशिप चाहिए, ये क्यों जरूरी है मित्रों? ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अरे सर वो तो आप तो वहां पे ये हुआ था कि ज्वाइनिंग होगी, आप 2 4 8 ऐसे कम ज्वाइनिंग होगी और हम पैसे कमाएंगे, लेकिन सीखने का क्या हुआ है वजूद यहाँ पे है। तो मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन एजुकेशन को मायने देते हैं, अगर आप एजुकेशन को अहमियत देते हैं, अगर आप एजुकेशन को कड़ाई से दोस्तों खुद सीखते हैं और अपनी टीम को एजुकेशन देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका नेटवर्क भले आज छोटा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा दोस्तों। एक बीज दोस्तों, एक बीज के रूप में यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग करता है, वो फ्रेशर के रूप में ज्वाइनिंग करता है, और वो एजुकेशन ही उसको एक वृक्ष बनाता है, जो जो छांव देता है, जो फल देता है, जो आराम देता है दोस्तों। वो बीज के रूप में आता है, लेकिन उसको बनाता है कौन? वो एजुकेशन। तो दोस्तों, हम सबके लिए सौभाग्य आज है कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय से, हमारे प्रेसिडेंट सर से सीखने का मौका है। दोस्तों, मैं अगर बात करूं, जब भी दिलीप सर का नाम आता था कि यार दिलीप सर आ रहे हैं, वो एक इवाल्व है या एक ट्रेनिंग है, वहां पे वो सिखाएंगे, तो दोस्तों वहां पे हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे, क्योंकि हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे लीडर बहुत कम है दोस्तों। इतना नॉलेज, इतना अनुभव, इतना सब कुछ बहुत कम लोगों के पास है। तो ये सौभाग्य होता था हम लोगों का कि कभी मीटिंग हो तो हम लोग वहां पहुंचते थे दोस्तों। लेकिन आज सौभाग्य ये है कि आज पैनल पे हम लोग जुड़ के कहीं भी सीख ले रहे हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे लोग एजुकेशन के लिए तैयार है? मुझे लग रहा है सारे लोग तैयार हैं। और जितने लोगों को, अभी लोग जुड़ नहीं पाए हैं, तो वो फटाफट अपने लोगों को इंफॉर्मेशन दें और सभी लोग जुड़ जाएं। दोस्तों, मेरी एक बात याद आप रखिएगा हमेशा कि सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये शरीर जो हमारा है, शरीर टोटल, अगर हम शरीर की बात करें, तो ये गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है, वो ये कहता है कि दुनिया में कुछ लोग हजारों कमाने वाले हैं, कुछ लोग लाखों और करोड़ों कमाने वाले हैं दोस्तों। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो गर्दन के नीचे का हिस्सा का इस्तेमाल करके, मतलब इसका उपयोग करके, इस शक्ति का प्रयोग करके पैसा कमाते हैं, वो हजारों कमाने वाले लोग होते हैं दोस्तों, मतलब हजार कमाने वाले लोग होते हैं। और लाखों करोड़ों कमाने वाले कौन लोग होते हैं? जो गर्दन के ऊपर का हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग होते हैं। तो हम तो रोज सुबह शाम दोपहर में अपनी इसको खुराक तो दे रहे हैं दोस्तों, दाल चावल सब्जी है, फल दूध और चना, ये सब से इसका इसका खुराक तो मिल जा रहा है, लेकिन इसको चाहिए जो हमें बनाता है लखपति करोड़पति, ये कहाँ मिलेगा? दोस्तों, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये मजबूत हो गया तो दुनिया हमारी मुट्ठी में मित्रों है। यह कमजोर तो हम कमजोर। मनुष्य की शक्ति दोस्तों यही है। मित्रों, आज मौका है कि हम लोग एजुकेशन लेकर के अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाएंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, अपने उत्साह को बढ़ाएंगे, अपने जोश को बढ़ाएंगे, ताकि अपने लक्ष्य को हम जल्दी हासिल कर पाए। क्योंकि दोस्तों, यही सब सारी चीजें हैं जो हमें अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मदद करती हैं। और मैं दोस्तों हमेशा आपसे एक ही बात कहूंगा, जब भी एजुकेशन लेने का मौका आए, जब भी कुछ सीखने का मौका आए, अपने सीनियर से, अपने प्रेसिडेंट से, अपने लोगों से, तो दोस्तों सारे काम छोड़ करके सीखने पर लग जाओ। मित्रों, हम लोगों ने तो कभी शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग की किया था, लेकिन बस ऐसे ही हो गया था मित्रों, बस ज्वाइनिंग कर लिया था, वफादारी में काम करते रहे दोस्तों। अब सौभाग्य की बात करूं कि सौभाग्य घुमा के लाता है वहां पे इंसान को जहां पे उसकी किस्मत बदलने वाली होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को वो सौभाग्य हमारा घुमा के लाया यहाँ पे, और वहां पे खड़ा कर दिया, और बोल रहा है सौभाग्य कि बस मैं खड़ा कर दिया, तुम्हें चलने की जरूरत है और मंजिल हासिल करने की जरूरत है।
मित्रों, जब इस परिवार में मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे हमारे मित्र जो पहले कभी दिल्ली में मुलाकात होती थी, कभी गोवा में मुलाकात होती थी, कभी कहीं मुलाकात होती थी, जब इस परिवार का हम हिस्सा बने तो दोस्तों लगा कि हमें परिवार हमारा फिर मिल गया। दोस्तों, बस हमें अब करने की जरूरत है। आज आज हमें सीखने का मौका है। अपने लोगों को, कोई भी कहीं हो, उनको बोलो कि अगर तुम सफर में कहीं हो तो रुक जाओ, सीखने का मौका है, थोड़ा सीखो। हमारे हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे लीडर हमें आज कुछ बताने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं दोस्तों। उनको बताओ। और अहमियत हमेशा मित्रों, अपने हमेशा अहमियत देना है एजुकेशन को। हमेशा जब भी कोई सीखने का मौका मिले, हमें सबसे ज्यादा अहमियत देना है, क्योंकि जब हमारा यहाँ ये मजबूती आ गई दोस्तों, तो फिर हमारे सामने कोई रुकेगा नहीं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मित्रों, आने वाले वक्त में, आज हम जरूर छोटे हैं, आज हम छोटे जरूर हैं, क्योंकि हमारा वक्त अभी थोड़ा ही हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में दोस्तों पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि हाँ, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जहां पे सफल लोगों की संख्या ज्यादा है। कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जहां के प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसका पे आउट सिस्टम इतना बढ़िया है कि वैसा किसी के पास है ही नहीं है। मित्रों, जब टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां टेलीकॉम के क्षेत्र में काम करती थी, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, लेकिन एक कंपनी आई जिसका नाम जियो, उसने एक अलग सिस्टम दिया, एक अलग तरीका दिया, एक अलग चीज दी, जो लोगों के लाभ की चीज थी। लोगों को लगा कि यार ये तो सबसे बढ़िया, साहब ने अफोर्ड करा लिया, चलो यार देखते हैं क्या है। क्योंकि दुनिया में जब लोगों को लाभ देने वाला कोई आएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो आज का हो, चाहे वो 20 साल पुराना का हो। दोस्तों, जरूरी नहीं 20 साल पुराना है तो उसको लोग रगड़ते रह जाएंगे, नहीं, वक्त ऐसा आज है, लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, हर एक चीज लोगों को पता हो चुकी है कि किस में मेरा लाभ ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक नहीं है मित्रों, सौभाग्य है कि आज कुछ चंद मिनट आपसे बात कर पाए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ इस पैनल पे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मित्रों। और जो इस बिजनेस में जब मैं आया और उनके बारे में जब जाना, उनकी ट्रेनिंग और मीटिंग लिया, तब से मैंने उनको अपना आइकॉन मान लिया, उनका आइडियल, उनको अपना आइडियल मान लिया दोस्तों। आज इस कंपनी में एक बहुत बड़ा वादा आपका है, और इस कंपनी में बहुत दिलो जान से आप लगे हैं, ताकि आपने जाना है, आपने समझ लिया है कि ये ऐसी कंपनी है जहां पे मेरी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो ऐसी शख्सियत को बुलाने का मुझे मौका है, तो मैं बुलाने जा रहा हूं दोस्तों। आप लोग दिल से तालियां बजा के स्वागत करेंगे इस पैनल पे। मोस्ट वेलकम मिस्टर दिलीप सर, आपका इस पैनल पे स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच हसनैन जी, दीपक जी और प्रेसिडेंट सर, और इस पैनल पे जुड़े हुए सभी टॉप लीडर्स और सभी अचीवर्स और सभी फ्रेशर का मैं दिलीप चौधरी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं सीखने के लिए। मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग करता हूं तो आपसे डायरी पेन की जरूर बातें करता हूं। और मैंने उसके पीछे का कारण भी बताया कि जो कुछ भी आप सीखते हो, जो नोट बनाते हो ना, उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी जब मैं आपको सिखा रहा हूं, तब उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स की जरूरत तब पड़ती है ना जब आप अपने लोगों को सिखाते हैं। आज या कल या परसों या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अगर आपको विश्वास है कि इस कंपनी के अंदर आप कामयाब होने के लिए आए हैं, जैसा कि अभी हसनैन जी ने बताया कि मेरे लिए आइकॉन है दिलीप सर, तो हसनैन जी भी लोगों के लिए आइकॉन है। और आप भी अगर आइकॉन बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कह सकते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप की। और लीडरशिप आएगी कहां से? कहा जाता है कि एक शानदार श्रोता ही एक शानदार वक्ता बनता है। तो जो लोग भी आज बातों को सुनते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स आज नहीं, जब आप अपनी टीम के सामने होते हैं और आपके लीडर आपसे ये उम्मीदें करते हैं, आपसे ये उम्मीदें करते हैं कि जो है मुझे अपने, आज मेरे अपलाइन आने वाले हैं, आज मुझे वो सिखाएंगे, तब उस नोट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर आज आपको लगता है कि नहीं, आपका जो ये ब्रेन है ये बहुत पावरफुल है, तो नो डाउट ये बहुत पावरफुल है, लेकिन आज के इस दौर में भाग दौड़ और तनाव वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से स्किप कर जाती है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से भूल जाती हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। आज से 5 दिन पहले आपने जो है
क्या क्या खाना खाया था? आप में से किसको याद है? किसी को याद है? नहीं, सिर्फ 5 दिन की बात कर रहा हूं। मैं 2 दिन पहले की बात पूछ रहा हूं तो भी आप सोचोगे अरे यार क्या याद किया था। आप समझ के देखो, आपको लगता है ना कि आपका जो है ब्रेन, आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल है, तो लेकिन ठीक है, ओके। लेकिन आज के परिवेश के हिसाब से, तनाव के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना वो कम होना शुरू हो चुकी हैं। और कहा भी गया है कि स्मॉल पेंसिल इज ग्रेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल एक बहुत बड़े दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि क्योंकि कुछ चीजें आज याद हैं, कल वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको राइटिंग कर लिया है, लिख लिया है, तो सारी जीवन आपके लिए पड़ी रहेंगे और आपके लिए एक मटेरियल का काम करेंगे जब आपका डाउनलाइन आपको सिखाएगा। तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के पास डायरी पेन है, प्लीज एक बार दिखाएं डायरी पेन अपनी अपनी। ये देखो यार, मैंने भी अपना लिया है, ये रहा, ये देखो। कितने लोगों ने लिया है, जरा दिखाओ आप। गुड, गुड, काफी लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग सीखने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग सत्यनारायण बाबा की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो मैं पहले बता दूं, मैं कोई कथा वथा करने वाला नहीं हूं। मैं आपको वर्कशॉप की बातें करूंगा, आपके बिजनेस की बातें करूंगा, आपको आगे बढ़ाने की बात करूंगा और आपके नेक्स्ट लेवल पर आपको पहुंचाने की बातें करूंगा, ठीक है। तो अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हैं तो कोशिश करिए कि आप जरूर लेके बैठिए। जी हाँ, स्नेहन जी ने दिखाया, लिए हैं, वेरी गुड स्नेहन जी। नो डाउट आप शुरू से एक बहुत अच्छे लर्नर रहे हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं, क्योंकि लर्नर ही लीडर बनता है। तो अभी मैं यहाँ पे देखा कि एक हमारी एसोसिएट हैं, अंजलि कुमारी दिख रही है मुझे। थोड़े टाइम पहले आटा गूंथ रही थी, लेकिन जब उन्हें समझ आया तो अपनी डायरी पेन ले लिया। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आप तारीफ के योग्य हैं कि जो है आप अपना काम छोड़ करके, आटा गूंथ रही थी, काम छोड़ के डायरी पेन उन्होंने ले लिया, क्योंकि सीखना है सीनियर से कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं और उनका इस्तेमाल करके कैसे हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को, आज के वर्कशॉप को शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज का जो ये वर्कशॉप है ये आप सभी लोगों के लिए है। मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में अभी नया नया कदम रखे हैं उनके लिए भी है, जो लोग कुछ समय से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है। और ये सबसे बेसिक चीजें हैं, मैं आज आपको सबसे बेसिक बातें करने वाला हूं। आप सब लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, और सचिन तेंदुलकर के जो गुरु जी थे, आचरेकर सर उनका नाम था, जो उनके गुरु थे, वो विनोद कांबली के भी गुरु थे और भी क्रिकेटर्स के गुरु थे। जब कभी भी वो सचिन तेंदुलकर से मिलते थे, कहते थे सचिन देखो ये बैट है, ये बल्ला है। बार बार उन्हें ये बताते थे कि ये बल्ला, वो भी जानते थे ये बल्ला है। वो बार बार यही चीजें समझाने की कोशिश करते थे कि तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हारा उद्देश्य है बैटिंग करना। हमेशा जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि याद रखिएगा, जमीन पे बैठने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं गिरता है। ओके, तो हमेशा अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने बेसिक से जुड़े हैं, तो कभी भी आपका बिजनेस खराब नहीं हो सकता। हेलो, फिर से सुनिए, जमीन पे बैठने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं गिरता, क्योंकि वो जमीन पे ही बैठा है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, महात्मा, मुनि, इनको देखो ना, ये कुर्सी पे नहीं बैठते थे, ये जमीन पे बैठते थे। और किसी ने पूछा किसी महात्मा से कि आप जमीन पे क्यों बैठे हो, आप तो महात्मा हो, आपके पास तो सोफा होना चाहिए, आपके पास तो सिंहासन होना चाहिए। उन्होंने बोला जमीन पे बैठने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि आदमी गिरने का चांस नहीं रहता। तो जमीनी स्तर से जब तक आप जुड़े रहेंगे अपने कंपनी से, अपने बिजनेस से, कभी भी आपका बिजनेस खराब नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस। जिस दिन आप अपने बेसिक को भूलते हैं उस दिन आपके लिए समस्या आती है। तो मिल करके आज हम अपने रूट को याद करेंगे, अपने जड़ों को याद करेंगे। ये मीटिंग सबके लिए है, इस पैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं सबके लिए आज का सेशन है, क्योंकि आज हम वापस जड़ों की तरफ चलते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग की रूट्स होती हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की जड़ें होती है ना, आज हम उन जड़ों तक चलते हैं, उन जड़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप सब, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में डायरी और पेन आ गया। ये आज का वर्कशॉप एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप होने वाला है। और आज बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आज अपने अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ या अपने काम के साथ आप कर रहे हो, मैं इस मिशन के साथ और इस वादे के साथ इस वर्कशॉप को आपके समक्ष रखूंगा कि वो तमाम ऐसी कमियां और गलतियां जो आपसे हो रही हैं,
उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और एक नया रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। रोड मैप मतलब समझते हो, पूरा का पूरा एक रास्ता देने वाला हूं कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। तैयार है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइए। कुछ लोगों की वीडियो आने में उनको देख पाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हैं। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट। थैंक यू दीपक जी। अब हम चलते हैं सेशन पे कि वो रोड मैप क्या है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है ना। वो कह सकते हैं कि बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जो मैं आपको देने वाला हूं। आइए उस चीज को समझते हैं। दीपक जी, मेरे फ्रंट पे सिर्फ आप ही हैं और आप अपना कैमरा और वीडियो मत बंद करिएगा। मैं भी नहीं दिख रहा हूं, सिर्फ आप मुझे दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। तो जब भी मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बोलूंगा। आपको को होस्ट भी मैंने बनाया है ताकि आप अनम्यूट करके तुरंत आप मेरे से बात कर सकें। ठीक है ओके सर, दीपक जी? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके साथियों, जैसा कि आज सबको पता है कि ये होली स्पेशल वर्कशॉप है ना। होली स्पेशल वर्कशॉप है। होली का त्योहार, होली का पर्व एक बहुत ज्यादा मान्यता रखता है हम सब लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आज थोड़े टाइम के बाद कल से हम खुद बिजी हो जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम होली का पहले ही आप सब लोगों से बधाई दे दें, आप सब लोगों से एक मुलाकात हो जाए होली को, और इस त्योहार को और स्पेशल बनाते। देखो, मेरा एक सिद्धांत अलग है। दो तीन चीजों में जरूरी नहीं कि आप मुझे एग्री करो। मेरा एक सिद्धांत है, दो चीजें हैं। पहला कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता। मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा सा जो विषय होता है वो मंथन का होता है कि जिंदगी की एक और ईंट गिर गई और मैंने अभी तक क्या पाया और क्या खोया। मैं सारा दिन इस चीज के ऊपर मंथन करता हूं, इसलिए मैं केक नहीं सेलिब्रेट करता, केक नहीं काटता, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। दूसरी चीज कि जब कभी भी कोई त्योहार आता है तो मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने बिजनेस को देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है, शायद आप भी एग्री करेंगे, कि कोई भी त्योहार किसी का भी हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों का है, चाहे सिख भाइयों का है, चाहे ईसाई भाई, किसी का भी हो, सारे के सारे त्योहारों का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो है कह सकते हैं कि एक आध्यात्म तो होता ही होता है, लेकिन उस त्योहार को शानदार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पैसे की होती है, बिजनेस जो है। और पैसा कब आएगा? जब कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। नहीं तो दिवाली तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बच्चे नए कपड़े पहनते, घर में मिठाइयां आती हैं और धूम धड़ाके से दिवाली मनाते हैं। कुछ लोग ईद मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से नहीं मना पाते हैं। उनके जो अरमान है, जो इमोशंस है ना, वो दबे रह जाते हैं और उन्हें अफसोस होता है कि काश मेरे पास और पैसे होते तो इस त्योहार को मैं और अच्छे से मना सकता था। तो साथियों, जो है ये मेरा मानना है कि सभी त्योहार को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा आधार होता है वो मेरे हिसाब से पैसे का होता है। तो आज वो हमें कहां से मिलेगा? हमारे और आपके बिजनेस से मिलेगा, हमारे और आपकी कंपनी से मिलने वाला है। तो साथियों, अब हम बातें करेंगे, वर्कशॉप के ऊपर आते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पहला 9 कदम। हम सब लोग जाने अनजाने में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जुड़े हैं। कोई किसी के समझाने से आ जुड़ा है, कोई किसी के चेक को आके देख करके जुड़ा है, और कोई खुद के सपनों को पूरा करने के बहुत सारे रास्ते तलाशने के बाद जब उन्हें नहीं समझ आया तब जाकर वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा है। तो साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां विजय श्री आपके पास है। बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट करके आप वो तमाम सपने पूरे कर सकते हैं जो सपने शायद किसी और प्लेटफॉर्म से लोग पूरे नहीं कर पाते। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहला 9 कदम कौन कौन सा होता है, जिन कदम के ऊपर चल के, जिसके ऊपर चल के आप सक्सेस को कम समय में आसानी से अचीव कर सकते हैं, कम से कम समय में अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। आइए मैं वो 9 स्टेप या 9 कदम के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि शारीरिक और मानसिक तौर पे खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो शारीरिक और मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा जो है कदम क्या है? संभावित ग्राहकों की सूची बनानी होगी, यानी कि गेस्टों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। बिजनेस के लिए उपयुक्त प्रोस्पेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, यानी सही गेस्टों का चुनाव करना पड़ेगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर आज तक तो यही बताया गया कि गेस्ट लाओ गेस्ट लाओ, ये उपयुक्त गेस्ट क्या है? मैं आगे बताऊंगा।
सपनों के लिए जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। दुनिया में हर आदमी काम कर रहा है, लेकिन काम में सफलता सबको इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास जुनून नहीं होता। और कोई भी सपना अगर आप जुनून उसमें नहीं जुड़ा है तो आप सपनों के लिए जीवन भर संघर्ष कर सकते हैं, शायद वो सपने कभी भी आपको नहीं मिल सकते। तो अगर सपनों को पूरा करना है तो आपको जुनून के साथ आपको जुटना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। काबिल उपदेशक का चुनाव करें। यस, अब ये काबिल उपदेशक क्या होता है, जिसको मेंटोर भी बोलते हैं जो है, या सीनियर भी बोलते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी धारणाएं खत्म करूंगा जो गलत धारणाएं हैं, कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये मेंटोर क्या होता है, अपलाइन क्या होता है, सीनियर और अपलाइन में अंतर होता है। अभी मैं आगे भी बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेरे से ऊपर जुड़ा वही मेरा सीनियर है, गलत। वही मेरा मेंटोर है, गलत। सही क्या है आगे बताता हूं। बिजनेस के लिए सही बातों और आदतों का नकल करें। जब आप व्यापार करोगे तो चाहे अपलाइन होगा चाहे डाउनलाइन होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। हमें क्या कॉपी करना है वो मैं आगे बताऊंगा। प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। शुरुआती दौर में पढ़ाई और नौकरी को छोड़ने का ना छोड़े, सही वक्त का इंतजार करें। आइए कुछ जबरदस्त टॉपिक के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगला है, धैर्य के बिना खैर नहीं। मतलब कि इस बिजनेस के अंदर अगर धैर्य नहीं है तो आपकी खैर नहीं है। मतलब धैर्य तो भैया जरूरी है ना, कंपलसरी है, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। आइए अब हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला मैंने आपसे बताया कि शारीरिक और मानसिक तौर पे खुद को तैयार करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, वेरी गुड, मैं आपका वेलकम करता हूं, मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूं कि आपने एक बेहतरीन निर्णय लिया, एक बेहतरीन डिसीजन आपने लिया, क्योंकि आपको अपने अपने परिवार और अपनी टीम के सपनों से प्यार है। आप आम आदमी नहीं है। ये बात का निर्णय उसी टाइम हो गया जिस टाइम आपने 4 स्क्वायर को चुना। जिस समय आपने 4 स्क्वायर में आने का निर्णय लिया, उसी दिन ये क्लियर हो गया कि एक आम आदमी नहीं है, आप एक खास व्यक्ति हैं इस दुनिया के अंदर। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए और अपनी टीम के लिए। लेकिन क्या जुड़ जाना ही काफी होता है? क्या प्रोडक्ट लेकर के जुड़ जाना ही काफी है? क्या वही इस बिजनेस की कामयाबी का आधार है? तो मैं इसको सिरे से जो है खारिज करता हूं। नहीं, अगर इस बिजनेस के अंदर आप आ चुके हैं तो आपको अपने आप को मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कुछ चीजों के लिए तैयार करना पड़ेगा। लोग इस बिजनेस में जुड़ के पहले ही दिन से बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, सोते ही मुंगेरी लाल के ख्वाबों में खो जाते हैं, और उनके सपने नहीं पूरे होते तो डायरेक्ट सेलिंग और अपलाइन को वो बुरा भला कहते हैं। उनको लगता है कि मुझे गलत तरीके से बिजनेस बताया गया, ये कंपनी गलत है, सीनियर गलत है। नहीं साथियों, जबकि इसी बिजनेस में और लोग करके कामयाब हैं। अगर ये बिजनेस गलत होता, ये कंपनी गलत होती, तो शायद दूसरे भी कामयाब ना होते जो आज कामयाब हैं इस बिजनेस में। तो यानी कमी कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में है, हमारे शारीरिक और आर्थिक तौर पे, शारीरिक और मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं हमने खुद को इस बिजनेस के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, अब आइए, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है। आई होप दीपक जी आप स्क्रीन क्लियर देख सकते होंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है एक यहाँ पे, ये सब लोगों को बिल्कुल पता सर, है। बिल्कुल दिख रही है सर। ओके, थैंक यू। आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये एक जनरल डब्बा है, ट्रेन का एक जनरल डब्बा है, जनरल बोगी है। आप इसमें देख सकते हैं कि जमीन पे भी लोग सोए हैं, कोई जो है एक एक सीट पे दो दो लोग सोए हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक चद्दर बांध के एक जगह से दूसरी जगह, उसके बीच में जैसे छोटे बच्चों का झूला बनाया जाता है, उसी में वो सो जाते हैं। ऐसा आपने जनरल में देखा माय डियर फ्रेंड, मैंने भी कई बार देखा है। कई बार मैंने भी देखा, क्योंकि ये जीवन की जब शुरुआत करी तो हमने भी वही संघर्ष किया है जो संघर्ष आज आप कर रहे हैं। चाहे वो मैं रहूं, चाहे टॉप लीडर्स हों, चाहे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर हों, चाहे जो भी हो, हमने कहीं ना कहीं वो संघर्ष बड़े लेवल पे किया है जो आज आप कर रहे हैं। ओके, अब मेरी बात को समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाना है, यात्रा करनी है मुझे, और मैं उस यात्रा के लिए मैं जो है ट्रेन को विकल्प के तौर पे मैं चुनता हूं। मतलब मैं ट्रेन से जाने के लिए चुनता हूं। अब जरा सोचिए, अगर मुझे या आपको
अगर मुझे और आपको जनरल जो है डब्बे से कहीं यात्रा तय करनी है, तो हम अपने हमारी उस समय मानसिकता क्या होती है, हमारी मानसिकता क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। आपने भी किया है, खिड़की में से घुस जाना, इमरजेंसी खिड़की उठा के घुस जाना, घुसे हो ना, कई बार देख रहा हूं मुस्कुरा रहे हैं आप सब लोग, बहुत लोग घुसे हैं। अपनी फटाफट रुमाल सीट पे रख देना, बोतल रख देना, बैग रख देना, धक्के दे करके जल्दी बैठ जाना। और हम जब हमें जनरल से यात्रा करनी होती है तो हम अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम स्टेशन पे 2 घंटा पहले पहुंचे, ट्रेन आने से पहले हम खड़े रहें, और जैसे ही ट्रेन आए खिड़की से दरवाजे से खटाखट घुस जाएं। ये हमारी प्लानिंग होती है। और हम घर से खाना बनवा के लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, और अपने आप को नेचुरल कॉज जो होती है उनको मतलब फ्री होकर के बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल इतनी भीड़ होने वाली है कि शायद टॉयलेट रूम तक हम जा ना पाए या जाने में काफी तकलीफें होंगी। तो हम सब लोग उस माइंडसेट के साथ उस ट्रेन में बैठते हैं, 2 घंटा पहले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट कवर करने की कोशिश करते हैं, टिफिन साथ में लेके जाते हैं, पानी वानी सब कुछ लेके जाते हैं, वगैरह वगैरह, है ना, हम सब लोग ये करते हैं। ओके, क्लियर। आइए, अगर आप अपने लिए रिजर्वेशन करवाते हैं, मतलब स्लीपर अगर अपने लिए बुक कराते हैं, उस समय आपकी सोच क्या होती है? क्या अभी भी आप खिड़की में से कूद के रुमाल रखना, धक्का दे करके सीट पे बैठ जाना, 2 घंटे पहले टिकट लेके ट्रेन का इंतजार करना, क्या ये सब करते हो आप? नहीं। क्या करते हो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि आपकी सीट रिजर्व है, आप आराम से जो है एकदम आराम से झूमते झामते स्टेशन पे पहुंचते हो, आपकी सीट आपको पता है उस पर कोई नहीं बैठ सकता है, आप आराम से सीट पे बैठते हैं, बस घर से अगर वो ठंडी का टाइम है तो कुछ कंबल, तकिया, खाने पीने की चीजें, ये सभी चीजें आप लेके जाते हैं, राइट? ये सभी चीजें करते हैं अगर आप स्लीपर से जाते हैं। अब जरा सोचिए, फिर अगली चीज मैं आपसे बताता हूं। अगर जब आप एयर कंडीशन यानी एसी से, यानी कि जो एसी क्लासेस होती हैं, जो एसी टायर्स कोच लगी होती है, अगर आपका रिजर्वेशन जो है एसी में है, तब आपकी सोच क्या होती है, आपकी मानसिकता क्या होती है उस समय पे? आप आराम से लोअर, नेकर, टी शर्ट वगैरह पहन के, चश्मा वश्मा लगा के, हीरो शीरो बन करके आराम से झूमते झामते जाते हो, कोई कंबल नहीं, कोई जो है चद्दर नहीं, कोई तकिया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो सब चीजें मिलेंगी। अलग बात है कि आज कोविड के टाइम पे नहीं मिल रही हैं, लेकिन आगे पहले भी मिलती थी, आगे भी मिल जाएंगी। लेकिन हम मेंटली फ्री होते हैं, हम खाना टिफिन पर पैक कराने का कोई चक्कर नहीं होता है, क्योंकि पेंट्री होती है, पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर हमें मिलता रहता है। तो अब इस बात को समझिए कि यात्रा उसी ट्रेन में है, लेकिन 3 माइंडसेट के साथ हमने यात्रा किया। अब जरा समझिए कि आप माइंडसेट करके गए हैं किस चीज का? स्लीपर का, लेकिन किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट गई और आपको मजबूरन अगर आपको जनरल कोच में बैठना पड़ जाए, तो कैसा आपको लगेगा दीपक जी? कंफर्टेबल फील करेंगे या अनकंफर्टेबल फील करेंगे? अनकंफर्टेबल सर, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि हमने तो माइंडसेट बना के ये गए थे ना कि हम तो जाएंगे, हमारी सीट रहेगी ही रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से हमें ऐसा कोई कारण आ गया कि स्लीपर से जनरल में यात्रा करनी पड़ेगी, तो हम बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी किस चीज की थी? स्लीपर की थी। अगर हम एसी की प्लानिंग करके जाते हैं और स्लीपर अगर हमें मिल जाता है, तो भी हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए जो है चद्दर, तकिया या और चीजें हम नहीं ला पाए। तो मैं अब आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझिए। हम हो या आप हो, अगर घर से माइंडसेट बना के जाते हैं कि मुझे जनरल में बैठना है, तो वो जनरल के डब्बे में भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर माइंडसेट बना के जाते हैं हमें स्लीपर में बैठना है, तो स्लीपर के भी डब्बे में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर माइंडसेट ये बना के गए हैं कि हमें एसी से जाना, तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर माइंडसेट के विषम या माइंडसेट के उल्टे दिशा में कोई काम होता है, तो हमारा दिमाग हैंग कर जाता है, हम नेगेटिव होने लगते हैं, हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। यस या नो? यस। तो साथियों, इस बिजनेस के अंदर क्या होता है? इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूं, कि आप अपने आप को मेंटली तैयार कर सके कि आपके आगे क्या क्या आएगा। क्योंकि मैंने बोला कि आज की मीटिंग उनके लिए है जो नया नया, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा है, या उनके लिए भी है जो कुछ टाइम पहले रखे। तो आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में
खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको तैयार रखना पड़ेगा काम के लिए। कैसे, क्यों और क्या, आइए समझते हैं। यह बिजनेस सबके लिए नहीं है। पहली चीज तो आप एक बात को क्लियर गांठ बांध लीजिए, ताबीज बना के पहन लीजिए, ये बिजनेस सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी समझा लो, समझवा लो, चेक दिखा दो, प्रोडक्ट दिखा दो, प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखा दो, फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक कोयला लो, उसको डब से धुल दो, रिन से धुल दो, जो पेयर से धुल दो, या जो भी साबुन आप जानते हो, क्या वो गोरा हो जाएगा? तो नहीं, उसका जवाब है। तो कुछ ऐसे होंगे कि जो कभी जिंदगी में वो आपके साथ नहीं आएंगे। तो इसके लिए माइंडसेट आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो क्या होगा? आप दुखी होंगे, आपका दिल टूटेगा, आपको हर्ट होगा। तो इसलिए खुद को तैयार रखें कि यह बिजनेस सबके लिए नहीं है। कुछ लोग किंग ऑफ नेगेटिव हैं, जो उनको नहीं है। चाहे चेक दिखा दो, अचीवमेंट दिखा दो, उनको ले जाकर के जब हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे ना, जो किसी बड़ी जगह पे ले जाके सबसे अगले वाले सोफे पे बैठा दो, तो भी उनकी सोच नहीं बदल सकती। तो ये आप अपने आप को तैयार रखना। नहीं तो कल को किसी को लेके दिमाग में इसको प्लान दूंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा, और वो नहीं करता, तो वही है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब आपको लगता है कि दुनिया उजड़ गई, प्रलय आ गया, अब कोई बचा ही नहीं है। तो एक बात गांठ बांध लो मेरे साथियों, कि हर आदमी आपके बिजनेस में आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्लियर? दूसरी चीज, नहीं आएगा। हर व्यक्ति यस आपका सर। साथ भी नहीं देगा। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग जो साथ देने का नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं देते। आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक आदमी गड्ढे में गिरा, वो निकलना चाहता है, और उसका कोई हमदर्द है जो कह रहा मैं तेरे साथ हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। सीढ़ी है उसके पास, चाहता तो लटका देता और नीचे वाला टपाटप ऊपर आ जाता। यस, लेकिन होता क्या है? अब ये पता है ऊपर वाला कौन है? ये आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। जब बिजनेस को आप करते हो ना, तो ये साथ नहीं दे सकते हैं, या आपका ये दिखावा करते हैं कि तुम मेरे बड़े करीबी हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए एक लिबराइज नहीं ले सकता, वो आपके लिए एक नेक्टर नहीं ले सकता, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। साथियों, मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा मेरे साथ और आप सबके साथ भी एक बार नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बार हुआ है और होगा, कि लोग ये दिखावे का नाटक करेंगे, लेकिन वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि एक आदमी आपको बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, या आप बोलता है कि यार तुम मुझे कहीं बोल के तो देखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो प्रोडक्ट लेकर के हम ऐसे दोस्तों की शादियों में, हम ऐसे रिश्तेदारों की शादियों में एक एक हफ्ते अपना बिजनेस पहले बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके घर जाके उनकी शादियों में तैयारी कराते हैं, और वही दोस्त, वही रिलेटिव 8-10-20 हजार रुपए दे करके प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं। साथियों, सोच के देखिए कि ऐसे लोग आपके घरों में, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती में ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ साथ देने का दिखावा करेंगे, नाटक करेंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं देंगे। इस बात के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हर आदमी आपका साथ नहीं देगा। असफलता की लाखों कहानियां आपको मिलेंगी, है ना? आप देख सकते हो ना, जो है इस स्क्रीन को आप ध्यान से देख सकते हो कि आपको इस तरीके के उदाहरण दिए जाएंगे। अरे एक फला व्यक्ति था जो किया था, कहता था मैं कार ले लूंगा, खूब पैसा होगा, जहाज से यात्रा करूंगा, और आज देखो औकात में आ गया है, आज जाके बिजनेस कर रहा है, ठेला लगा रहा है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है। तो साथियों, आपको असफलता की कहानियां सुनाएंगे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो सकते हैं, और ये कहानियां आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि चाहे हम बातें डायरेक्ट सेलिंग की करें या बातें किसी भी चीज की करें, इस दुनिया में सफल लोग ज्यादा हैं या असफल लोग ज्यादा हैं? तो साथियों, असफल लोग ज्यादा हैं। तो
तो असफल लोगों के समाज और संगत में रह के आप असफलता की ही कहानियां सुनेंगे। तो ऐसी कहानियां भी आपको सुनने को मिलने वाली हैं। मैं पहले से आपको बता रहा हूं, तैयार रखिएगा, तैयार रहिएगा खुद को, कि लोग आपको असफलता की एक दो नहीं सैकड़ों कहानियां दिखाएंगे, बाकायदे उनसे कॉन्फ्रेंस पे मोबाइल पे बात भी करवाएंगे। सुनो, वो आदमी डायरेक्ट सेलिंग करता था, असफल हो गया। ऐसे लोग आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। वो ये भी करेंगे, ये देखो उसी कंपनी में काम करता था, असफल हो गया। मैं फिर बोल चुका हूं कि अगर एक ट्रांसफार्मर है जिससे बिजली की सप्लाई मेरे भी घर में आती है और आपके भी घर में जाती है, मैं स्विच ऑन करता हूं, लाइट जलती है, आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट नहीं जलती। गलती उस ट्रांसफार्मर की नहीं है, वो ट्रांसफार्मर नहीं जला है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जला होता तो मेरे घर भी बिजली की सप्लाई नहीं होती। मेरे घर हो रही है, आपके घर नहीं हो रही है, मतलब आपका बल्ब चाहे फ्यूज है, चाहे वो तार शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, चाहे वो स्विच खराब है। उसी प्रकार से अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज लोग कामयाब हैं, अगर इस फोर स्क्वायर कंपनी में लोग कामयाब हैं, तो ये कंपनी खराब नहीं है। तो ऐसे किस्से और कहानियां भी आपको सुनने को मिलेंगे। कम ऑन, तैयार रहिए। अगली चीज, लोग आएंगे और लोग बिजनेस छोड़ के जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है, वो आप और हम नहीं बदल सकते हैं। इस रोज पर डे लोग अगर पर डे अगर लोग पैदा भी होते हैं तो पर डे लोग मरते भी हैं। अगर लोग ज्वाइन भी होते हैं तो छोड़ के जाएंगे भी। मेंटली प्रिपेयर रखिए, खुद को मजबूत बनाइए, ये आपके हाथ में है। और ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। मैं भविष्य की बातें इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि एक अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का। जिनको आज अपना सबसे करीबी समझ रहे हो ना, वही कल को गद्दारी कर सकता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। यह बात याद रखिएगा, सपने आपके हैं, जीवन आपका है, तो दूसरों की उम्मीदें और दूसरों के डिसीजन से आपके सपने नहीं टूटने चाहिए। अगर आप, मेरा एक सिद्धांत, अगर क्रिकेट मैच आप देखते हो तो याद रखो, अगर खिलाड़ी क्रिच पे खड़ा होता है ना तो रन आता ही आता है। अगर खिलाड़ी क्रिच पे खड़ा होता है तो रन आता ही आता है। अगर आप फोर स्क्वायर की क्रिच पे खड़े हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर फोर स्क्वायर की क्रिच पे खड़े हो तो दीपक पांडे जी भी जैसे लोग आएंगे, हसनैन जैसे लोग आएंगे, डॉक्टर मकसूद साहब जैसे लोग आएंगे, और भी लीडर जैसे सैकड़ों हजारों लोग आएंगे। शर्त यही है कि आपको फोर स्क्वायर रूपी क्रिच पे खड़ा रहना पड़ेगा। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के जाने से कोई फर्क ना पड़े, किसी के जाने की धमकी से कोई फर्क ना पड़े। मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान ने जब इस बिजनेस को दिया ना तो आपको नहीं पता था कि कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा। आप अपने दम से इस बिजनेस में जुड़े हैं, तो किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटली प्रिपेयर करिए कि कुछ आएंगे और कुछ जाएंगे भी, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा। ठीक है ना? ओके। जिस तरह से मौत और बंटवारा से कोई घर छूता नहीं है, उसी तरह टीम और कंपनियों से भी कोई छूता नहीं है कि लोग आते हैं और जाते हैं। ये सिलसिला जीवन भर रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, सपने आपके हैं तो कसम है आपको जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो मां हो सकती है, चाहे पिता हो सकता है, चाहे बेटा हो सकता है, कि अगर सपने आपके हैं तो तब तक हार मत मानिएगा जब तक कि यहां से बाकियों के सपने नहीं पूरा होना नहीं बंद हो रहे हैं। तब तक आपको भी अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसी के जाने की वजह से अपने मन को छोटा मत करिएगा। अगर जाता है ना तो सीना ठोक के कहिए कि तू जा, तेरे जैसा अगर मैं 10 नहीं पैदा कर दिया तो दिलीप चौधरी नाम नहीं मेरा। ये गट्स होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, किसी के बाप के सपने नहीं है, आपके सपने हैं। तो हमेशा तैयार रखिएगा, किसी के आने और जाने से कभी भी आप कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा कि जिससे जो सपने पूरे हो सकते थे वो सपने भी खत्म हो जाए। एंड नेक्स्ट, सीखना पड़ेगा। जब इस बिजनेस में आप आएंगे तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, सबसे आसान काम है चाय बनाना, मैगी बनाना। मैं आपको बोलूं, अगर आपको कभी गैस चूल्हा जलाने नहीं आता, मैं आपको मैगी दे दूं तो आप बना लोगे क्या? जबकि कुछ नहीं करना होता है। एक पतीला लेना होता है,
ये जो है, और उसमें लोग क्या करते हैं कि पानी गर्म करते हैं, उसमें मैगी डाल देते हैं, थोड़े टाइम मसाला वगैरह डाल करके तैयार हो गया, बोलते हैं 2 मिनट में मैगी तैयार। भाई साहब 2 मिनट की मैगी भी तैयार होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि गैस चूल्हा जलाया कैसे जाता है। तो इस बिजनेस में खुद को प्रिपेयर करिए कि आपको भी इस बिजनेस में अगर सपने पूरे करने हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाएं, और ये लिस्ट लगातार बढ़नी चाहिए। जी हां साथियों, आपके मोबाइल में प्रतिदिन कम से कम 2 नए नंबर जुड़ने चाहिए, चाहे जहां मर्जी वहां से जुड़े, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो फेसबुक से जुड़े, चाहे रिश्तेदार के हो, चाहे दोस्त के हो, चाहे मार्केट में घूमने टहलने सब्जी लेने जा रहे हो वहां पे किसी को मिल गए, पार्क में घूमने जा रहे हो वहां के मिल गए। आपको ये पर डे का टारगेट है कि 2 नंबर आपकी मोबाइल में पर डे जुड़ने चाहिए। आपकी लिस्ट अगर खत्म तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म। अगली चीज मैंने बताया कि बिजनेस के लिए उपयुक्त प्रोस्पेक्ट का चुनाव करें। ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसान होंगे जो इस पैनल पे जुड़े हैं। क्या आप कोई सी भी बीज अपने खेत में डाल देते हो? कम ऑन, क्या कोई भी बीज अपने खेत में डाल देते हो, या उन्नतशील बीज को खेत में डालते हो? यस, उन्नतशील बीज को आप खेत में डालते हो। तो ये सपनों को पूरा करने का जो ये खेत है 4 स्क्वायर, इसमें आप पहिया, सूखा हुआ, सड़ा गला बीज डाल के सपने रूपी फसल का इंतजार क्यों करते हो? खेत में अगर सड़ी घुनी बीज नहीं डालते तो इस बिजनेस में, जिस बिजनेस के माध्यम से आपको अपने और अपने पीढ़ियों के सपने पूरे करने हैं, जिससे आपको पैसे भी इनकम पानी है, वहां पे आप किसी को भी क्यों डाल देते हो? माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात आपको क्लियर करूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, कोई अपनी गलती बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी गलती बताता हूं। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय ना गधों को घोड़े बनाने में दिया है, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी मेरी गलती है। और मैं ये भूल चुका था कि जिसको भगवान ने गधा बना के पैदा किया उसको मैं घोड़ा नहीं बना सकता। अब सीधी सी बात है, घोड़े को चाहे आप जो है ये होता ना कि अपना डाबर लाल का तेल लगा दो, घोड़े को लगा दो, चाहे आप सरसों का तेल से उसकी मालिश कर दो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन वाला तेल लगा के उसकी मालिश कर दो, जरा बताओ ना कि कितनी बोतल मालिश के बाद गधा घोड़ा बन जाएगा? चैट में आप बता सकते हैं। एक भी नहीं सर, कभी आएगा? आपकी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कभी भी गधा घोड़ा नहीं बनेगा। तो प्लीज, बिजनेस के शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं कि किसी को भी अपने डाउन लाइन में हम लगा देते हैं। जरा समझिए इस बात को। एक दुकानदार भी शोरूम के बाहर सबसे अच्छे कपड़े लगाता है ताकि लोग अट्रैक्टिव हो सके, उसके शोरूम में आ सके। आप अपने लेफ्ट और राइट में ही गधा लगा देते हैं, जिसका बोझ आपको उठाना पड़ता है, जिसका प्लान जीवन भर आपको करना पड़ेगा, जीवन भर उसको समझाना पड़ेगा। साथियों, जब मकान आप बनाते हो ना, तो नींव को भी आप मजबूत करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसी नींव के ऊपर बिल्डिंग बननी है। तो अगर आप अच्छे प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में लेके आते हो तो वो और अपने ही जैसे लोगों को लाएंगे। गधों को लाओगे तो गधे ही लाएंगे, वो घोड़े नहीं लाएंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने की कोशिश करता है। और अगर शुरुआती दौर में ही गधे आ गए तो माय डियर फ्रेंड, अच्छे लोग भी आएंगे तो आपकी टीम में टिकेंगे नहीं। आपको पता भी होगा कि आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में कई बार अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अपलाइन है ना, वो गधा आपने अपलाइन बना दिया। शुरुआत में ही आपने गधों को अपने लेफ्ट राइट में बना दिया। अब 2 चीजें होंगी, या तो गधों की टीम बनेगी, लेकिन घोड़ों की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि घोड़ा आएगा कहेगा अरे भैया तो गधा है, यहाँ तो मेरा अपलाइन गधा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, क्या सपोर्ट करेगा, और वो चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, कोशिश ये करिए कि अपनी टीम में जल्दी से चेक बनवाने के चक्कर में ऐरे गहरे नथु खैरे को ज्वाइन ना कराइए। अच्छे प्रोस्पेक्ट को लेके आइए। जैसे अच्छे नस्ल की बीज आप खेत में डालते हैं, उसी तरह 4 स्क्वायर रूपी भी खेत में आपको अच्छे नस्ल के प्रोस्पेक्ट डालने की जरूरत है, ताकि आपके सपने जल्द से जल्द पूरे हो सके, आपकी टीम जल्द से जल्द ग्रो हो सके। मैं देख रहा हूं
कि आज बहुत सारे लीडर हैं जिनकी कहने के लिए टीमें बड़ी हैं, लेकिन आज अगर वो मीटिंग में ना जाए तो मीटिंग में ताला लग जाता है। बोलिए गलत हूं कि सही हूं? मीटिंग नहीं चलती है, ट्रेनिंग नहीं चलती, फॉलोअप नहीं होता, वर्कशॉप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रोस्पेक्ट को तो आप लाए नहीं। आपने शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन की तरह आपने फटाफट अपने चेक के लिए किसी को भी लाके लगा दिया। ये गलती मत करिए। ओके, अच्छे प्रोस्पेक्ट का चुनाव करिए। आइए, सपनों के लिए जुनून के साथ काम करें। आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक बाबा दिख रहे हैं। जुनून के साथ काम करने का मतलब क्या है कि एकदम पागलपन बनना पड़ेगा ना यार। सही गलत, धूप छांव बरसात कुछ नहीं, सब बकवास। ये पागलपन होना चाहिए। सिर्फ एक चीज याद होना चाहिए कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं और मैंने फोर स्क्वायर ज्वाइन क्यों किया है। एक बाबा थे जो तपस्या कर रहे थे, कमंडल रखे थे। एक लड़की को कहीं से पता चला कि उसका प्रेमी इंतजार कर रहा है। लड़की दौड़ते दौड़ते गई और इतनी तेजी से दौड़ी कि उस कमंडल को उसने देखा नहीं। उसके पैर से वो कमंडल गिर गया। लड़की के पैर में चोट लग गई, लेकिन खून बह रहा, लेकिन लड़की नहीं देख रही है उसके पैर से क्या टकराया। वो दौड़ते दौड़ते अपने प्रेमी के पास जा रही है, दौड़ते दौड़ते अपने प्रेमी के पास जा रही है। जब लड़की अपने प्रेमी के साथ वापिस आ रही होती है तो बाबा बिल्कुल खड़े होते हैं नाराज होकर के, रौद्र रूप में, और अपनी कमंडल से जल निकाल के श्राप देने जाते हैं कि तूने मेरा कमंडल गिराया, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तेरी वजह से मेरी तपस्या टूट गई, डिस्टर्ब हो गई, तेरे कमंडल गिरने की वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई, मैं तुझे श्राप देता हूं। अब वो जैसे ही गंगा जल वगैरह टाइप का जो भी चीजें रहती है कमंडल में, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता कि टीवी में मैंने देखा कि ये साधु जिनके पास कमंडल रहती थी, फटाक से वो जल निकाल करके ऊपर से श्राप दे देते थे, है ना। तो कोई सांप बन जाता था, कोई पत्थर बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था। ऐसा आपने भी देखा होगा। ओके, तो जैसे ही उस लड़की को वो श्राप देने जाते हैं तो लड़की पूछती है कि मेरी गलती क्या, तो कसूर बताया कि तूने ऐसा ऐसा कर दिया, मेरी तपस्या टूट गई, मैं कई दिन से तपस्या कर रहा था। तो लड़की ने बोला कि माफ करिएगा मुझे, मैंने ये काम नहीं किया। तो महात्मा जी ने बोला देख तेरे पैर से खून निकल रहा है, तूने ही कमंडल गिराया है, तू दौड़ती हुई गई थी, मैं तुझे देखा हूं। तो लड़की ने बोला कि क्षमा करिए साधु महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने काम में इतना मेरे अंदर जुनून था, अपने काम, उसका काम क्या था भाई, अपने अपने प्रेमी से मिलना, मैं अपने काम अपने में इतने मेरे अंदर जुनून था कि कब मेरा पैर टकराया, कब मुझे चोट लगी, कब कमंडल गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आप तो महात्मा है, आपको कैसे पता चल गया? यानी मैं अपना कर्म जुनून से कर रही थी और आप अपना कर्म जुनून से नहीं कर रहे थे, इसीलिए कमंडल गिरने का आपको एहसास हुआ और मेरे पैर में चोट लगी, खून बहा, फिर भी मुझे एहसास नहीं हुआ। बाबा जी को बातें बिल्कुल समझ आई और उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। हेलो, क्या ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बरसात में दिक्कत लगती है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए साथियों, काम का जुनून होना चाहिए। और उस जुनून में ठंडी गर्मी बरसात नहीं पता चलनी चाहिए, समस्या प्रॉब्लम नहीं पता चलनी चाहिए। और अगर पता चल रही है तो आपका जुनून जुनून नहीं है, आप कभी भी अपने ड्रीम्स को हासिल नहीं कर सकते। तकलीफें देखते हैं लोग, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा ये उड़ गया, मेरा वो उड़ गया, मेरा इधर चला गया, उधर चला गया। कम ऑन, इसीलिए आए थे बिजनेस के अंदर। यही जुनून है। जिसके अंदर जुनून होता है वो अपना कर्म करता है, वो दूरी नहीं देखता कि मुझे मीटिंग कहां करनी, मुझे ट्रेनिंग कहां करनी, वो अपना करता है। नहीं गाड़ी है, नहीं कार है तो मोटरसाइकिल से जाएगा, नहीं मोटरसाइकिल है तो साइकिल से जाएगा। जुनून होना चाहिए। अभी आज बिहार में विंध्याचल जी की टीम से एक लेडीज ने, आप सब लोगों ने देखा होगा, 250 लोगों के आसपास, अगर मैं सही हूं एग्जैक्ट तो, नहीं तो 200 ही मान के चलो, मुझे एक्चुअली संख्या अच्छे से याद नहीं है। एक लड़की ने और उस लड़की के साथ साथ कुछ और भी टीम के लीडर्स थे, यानी 3-4 लेडीज ने मिलकर के हॉल को छोटा कर दिया। व्हाट इज दिस? पैशन, पैशन, यस, पर पैशन, जुनून है ये। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, तनु शेख, मेनगर की एक अमरनाथ सर की टीम से एक महिला है, अकेली महिला जो बैंक की एम्प्लॉय भी है, ब्यूटी पार्लर भी चलवाती है, वो अकेली महिला ने 100 लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग कराया। सभी ग्रुप पे मैंने डाला था, सबको पता है।
ये महिलाओं को देख लीजिए जिनके सामने समाज की बंदिश, पर्दा ये वो, बाहर ना निकलो, कहां जा रहे, दुनिया भर की बंदिशें होती हैं, और यहां लोग खुद को मर्द कहने के बाद भी घरों में बैठे हैं। यार शर्म आनी चाहिए यार, जुनून होना चाहिए यार। देखो ना, महिलाओं के अंदर इतना जुनून, महिला पुरुष मतलब नहीं रखता, मतलब रखता जुनून का। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस फोर स्क्वायर में जो महिला लीडर्स हैं वो लगातार कीर्तिमान स्थापित कर जा रही हैं, और हमारे बाकी दोस्त ठंडे पड़े पड़े हैं। तो साथियों, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। सपने सच, जो आपके सपने हैं, मैं आपसे या लोगों से पूछता हूं कि क्या आपके पास सपने हैं, तो लोग बोलते हैं यस मेरे पास सपने हैं। लेकिन सच्चे सपने की पहचान क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। यदि आपका सपना सुन करके कोई हंसे ना, तो समझ लीजिए कि आपका सपना छोटा है। अगर आप किसी से ये बोल रहे हैं मैं तो यार फोर स्क्वायर कर रहा हूं और मेरा सपना है कि मैं यहां से 10-20 हजार रुपया महीना कमाऊं, तो आपके आसपास के लोग नहीं हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता 10-20 हजार रुपया तो कमाया जा सकता है। मजा तब आएगा जब आप ये बोलो ना कि मैं फोर स्क्वायर से 4 लाख 8 लाख रुपया महीने कमाने के लिए फोर स्क्वायर मैंने ज्वाइन किया। और अगर लोग आपके सपना शेयर करने के बाद हंस दिए, तो समझ लीजिए कि आपका सपना बड़ा है। क्या आप अपना सपना अपनी टीम ट्रेनिंग मीटिंग और दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करते हैं, उनको बताते हैं? और अगर बताते हैं तो वास्तव में सपना है, और नहीं है तो ये फर्जी सपना है। कम ऑन, इसको बंद करिए। आपके सपने हैं तो अपनी टीम से बताइए, अपनी मीटिंग में बताइए, चिल्ला चिल्ला के बताइए। और दम है ना तो फेसबुक पे आकर के यार अपनी एक वीडियो बना के डालो ना कि मैं फला आज 16 तारीख से आज मैं एक कमिटमेंट करता हूं कि मेरे जिंदगी के ये ड्रीम है, पूरी दुनिया में फैलाओ ना वीडियो यार, अगर दम रखते हो तो, अगर हिम्मत है सपनों को पूरा करने की तो। लेकिन नहीं, हम तो समझदार लोग हैं, हमें तो लग रहा नहीं पूरा होगा तो क्या होगा। तो आप अपने लिए विकल्प अगर लेके चल रहे हो तो वास्तव में पूरा नहीं होगा। और कम ऑन, सपने को शेयर करना सीखिए। क्या आपका सपना सामने आने के बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है? मैं जिस सपने की बात कर रहा हूं उसकी बात समझिएगा, आप दूसरे अदरवाइज मत जाइएगा। कि आपका सपना एक कार का है, अचानक से रोड पे आ गई, तो क्या आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है? अगर बढ़ जाती है तो वास्तव में वो आपका सपना है, नहीं तो नहीं। क्या वो सपना आपकी सांसों की तरह आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर वो सपना आपके लिए सांस, ब्रीदिंग अगर जितनी इंपॉर्टेंट है, अगर उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ड्रीम है, तो वास्तव में आपका सपना सच्चा सपना है। क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं किसी भी हद तक जाने के लिए, तो सपना आपका वास्तव में पूरा होगा। अभी मेरी बात हुई 2 दिन पहले, अमित प्रजापति जी आजमगढ़ से हैं, गोंडा गए थे मीटिंग करने के लिए। मैंने उनसे रात में कॉल करके रिपोर्टिंग ली कि अमित कहां रहोगे, कहां सोओगे? तो पहले तो मुझसे बताना नहीं चाहे, लेकिन फिर बाद में बताएं कि सर रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, अब स्टेशन पे जाएंगे सर, वहां गाड़ी को पार्किंग में जमा करेंगे, और सर स्टेशन पे मेज होता है, बेंच होता है, तो सर ठंडी भी नहीं लग रही है सर, वहीं सो लेंगे। ये होता है पागलपन यार। अमित इतना बोलूंगा, अगर आप इस मीटिंग में हो, इस पैनल पे हो, बेटा यही वो चीजें होती है ना जो इतिहास बदलती हैं, जो वंश को बदल देती हैं, खानदान में परिवर्तन कर देती हैं। ये वही चीजें होती हैं, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर देती हैं, जो आज आप कर रहे हो, या आप जैसे जो और सैकड़ों हमारे फोर स्क्वायर के साथी कर रहे हैं। मैं सबके बारे में तो नहीं जान सकता, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे आपके जीवन में, परिवार में, घर में, आने वाली पीढ़ियों में बहुत बड़ा बदलाव आने का रास्ता आप दे रहे हो। कितने लोग हैं जो आपके सपने पे आज हंस रहे हैं? कितने लोग कितने लोगों से आपने ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आज क्या आपने किसी से सपना बताया? कितने लोग आपके सपने पे हंसे? कितने लोगों से आपने सपना शेयर किया? अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपने लिस्ट बनाई? अब आपने कितने लोगों को आज तक प्लान दिखाया? घर से कितने दिन के लिए बाहर बिजनेस में निकले? यहां तो मैं देख रहा हूं कि लीडर्स सुबह शाम दोपहर अपने घर पे हैं, संडे को कभी निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। साथियों, घर को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी पुरानी कहावत है कि रोटी के लिए माटी से अलग होना पड़ता है। अगर आज आप अपना घर नहीं छोड़ रहे हो, घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपका बिजनेस नहीं है, तो माफ करिएगा, आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ नेटवर्किंग का दिखावा कर रहे हो, और ये बिजनेस आप बहुत बड़ा नहीं खड़ा कर पाओगे। और 6 महीने साल भर के बाद आप निगेटिव बातें करने वाले हो, ये पहले मैं बोल रहा हूं। ये सवाल पूछिए नीचे वाला
कि कितने लोग आप पे हंस रहे हैं आज की डेट में? कोई हंस रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि यार आपने सपने ही नहीं देखे हैं, सपने किसी से बताए नहीं है, और अगर हैं तो बहुत वो तुच्छे सपने हैं, छोटे वाले हैं, जो सबको पता ही हो, आसानी से हो जाता है। कितने लोगों को आपने अपना सपना शेयर किया है? हर बार बोलता हूं कि मीटिंग के बाद एक वीडियो बनाओ, लेकिन वीडियो नहीं आती लोगों की, वीडियो नहीं आती लोगों की। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से डरते हैं। बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूं ये ताकि आपकी प्रमोशन हो सके, लोग आपके बारे में जान सके और लोग आपसे जुड़ सके, इसलिए मैं बोलता हूं। उससे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। आपकी वीडियो देख करके कोई आपका पुराना दोस्त या रिलेटिव आपके साथ जुड़ जाएगा तो आप वो आईडी मेरे नीचे नहीं डालोगे, ना तो उसका कमीशन आप मेरे घर देने आओगे। मैं ये चाहता हूं कि लोग जाने कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बड़े सपनों वालों के साथ अक्सर लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका सपना अगर बहुत बड़ा, मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरे भी छोटे सपने पूरे हो जाएंगे। कितने लोगों को प्लान आप दिखाते हैं? किसी को नहीं। साहब सीनियर दिखाते हैं, ठेका सीनियर ने लिया हुआ है, मैं कहां दिखाऊंगा? तो इससे कभी सपने नहीं पूरे होंगे। और घर से कितने दिन के लिए बाहर निकलते हो? चपरासी की नौकरी करते ना आप लोग, तो भी शायद इससे बहुत ज्यादा सीरियस रहते। आज कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर से ही निकलेंगे और घर पे शाम को उतने ही टाइम, जैसे चिड़िया अपने घर में पहुंच जाती है वैसे ही ये भी अपने घर में पहुंच जाते हैं। और अगर निकलेंगे भी तो एक आध महीने में 2 दिन के निकलेंगे और दुनिया भर डंकेबाजी करेंगे, और 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाहर निकलेंगे, इसके बाद 1 महीना ठंडा कुंभकर्ण की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेगुलर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी। क्या आपने ड्रीम बोर्ड बनाया? जो सपने हैं क्या उसको अपने घर पे आपने लगाया? अगर नहीं तो सच्चे सपने नहीं है। काबिल उपदेशक का चुनाव करें, मतलब काबिल मेंटर या कह सकते हैं कि सफल मार्गदर्शक का चुनाव करें। और कैसे आप चुन पाओगे जरा बताओ कि किसके गाइडलाइन में मुझे काम करना, ये बात कैसे आप चुन सकते हो? आइए मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भ्रांतियां क्लियर कर दूं। जो आपको ज्वाइन कराया है वो आपका सीनियर है, ये गलत बात। जो आपको ज्वाइन कराया है वही आपका सब कुछ है, ये भी गलत बात। जो ज्वाइन कराया है वही सिखाएगा, ये भी गलत बात। और यही गलत बातों में रह करके डायरेक्ट सेलिंग में लोग कभी सपने नहीं पूरा कर पाते, कभी तेजी से नहीं बढ़ पाते। अगर नेटवर्क में 5 सेल का एवरेज है सप्ताह का, वही 6 महीने बाद भी एवरेज वही अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का रह जाता है। बोलिए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? 1 साल बाद भी वही एवरेज रह जाता, 5 सेल 10 सेल का, वो 200 सेल पे नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि जीवन में आज तक एक सबसे बड़ी गलती है कि जो हमको ज्वाइन कराया है वही मेरा मेंटोर है, वही मेरा सीनियर है, वही मेरा अपलाइन है। तो मैं क्लियर कर दूं, वो आपका अपलाइन है, लेकिन वो आपका सीनियर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, आपका मेंटोर हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों और क्यों वो समझाता हूं। जब आपने ज्वाइन किया है, लगभग 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पहले उसने भी ज्वाइन किया है, तो जितना आपके पास ज्ञान है लगभग उतना ही ज्ञान तो उसके पास भी होगा ना, जिसने आपको ज्वाइन कराया है। आर यू एग्री विथ मी दीपक पांडे साहब? एग्री करते हो आप मुझे? यस सर। भाई राइट आपने सर। जिसको ज्वाइन कराया वो भी तो अभी जल्दी ही ज्वाइन किया, तो जितना आपके पास नॉलेज है उतना उसके पास भी नॉलेज है। और जी सर। दूसरी बात क्या है कि जितना आप पढ़े लिखे होंगे लगभग भाई वो भी उतना ही पढ़ा होगा, क्योंकि जो जैसा होता वैसे ही लोगों को तो बिजनेस में लेके आता है। तो पता क्या होता है, उसके पास अभी अनुभव की कमी होती है, बिजनेस की कमी होती है, और हम उसी को सब कुछ अपना मान लेते हैं जो ज्वाइन कराया है। और वहीं पे कई बार गलती होती है और गलत डायरेक्शन में वो भी जाता है और आपको भी लेके जाता है, जबकि उसकी नीयत नहीं होती है, उसके पास अनुभव की कमी होती है। मेंटोर कोई भी बन सकता है, आपका मेंटोर कोई भी बन सकता है। सीनियर, आपके ऊपर जो नंबर ऑफ स्पॉन्सर लाइन है उस पे जितने भी लोग जो हैं, जिनके जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके सीनियर है, जो आपको सिखा सके। मेंटोर आपका वो होता है जो आपको गाइड कर सके, आपको बता सके। जो अपलाइन और मेंटोर में फर्क होता है। आप अपलाइन तो आपका वो है जो आपको ज्वाइन कराए, लेकिन वही आपका सब कुछ है, ये उस व्यक्ति के द्वारा नीचे वाले को समझाना और नीचे वालों को यह समझना दोनों गलत है। मेंटोर या अपलाइन, उस ऊपर जो एक्टिव लोग हैं वो भी आपके अपलाइन है।
और मेंटोर कोई भी आपका बन सकता है जो आपकी टीम में हो, आपके लाइन से जुड़ा हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैरेलल टीम का व्यक्ति आपका मेंटोर बन जाएगा, या पैरेलल टीम का या पैरेलल कंपनी का व्यक्ति कोई आपका मेंटोर बनेगा, नहीं। मेंटोर आपका वो हो सकता है जो आपके सीरियल में कहीं ऊपर बैठा हो। और अब सही मेंटोर का चुनाव कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो शायद आपको कभी आज से पहले नहीं पता है। सबसे पहली बात कि सही मेंटोर का चुनाव करते समय ये जरूर जाने कि जो हमारा मेंटोर है या जो हमारा उपदेशक है उसका सपना और लक्ष्य क्या है, और बड़ा है कि नहीं, क्या उसने ड्रीम बोर्ड बनाया है कि नहीं, क्या ड्रीम लिस्ट बनाया है कि नहीं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका ड्रीम क्या है, छोटा मोटा या बहुत बड़ा। अगर बहुत बड़ा है तो आप पहली चुनाव आपने सही किया कि आपके मेंटोर का सपना और लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा चुनाव क्या है, उसकी शैक्षिक योग्यता और व्यक्तित्व विकास किस स्तर का, यह भी मायने रखता है, यह भी मायने रखता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना मेंटोर उसको बनाते हैं जिसको खड़ी भाषा में बात करने नहीं आता। वो आपको क्या सिखा सकता है? देखिए, आप किसी अनपढ़ के भी नीचे हैं, यह गलत बात नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई शैक्षिक योग्यता का बड़ा मतलब नहीं होता है। आप अनपढ़ के नीचे हैं, यह बुरी बात नहीं है। अनपढ़ के गाइडलाइन से आप आगे बढ़ रहे हैं, यह गलत बात है। तो आपके सही मेंटोर की एक हुनर यह भी होना चाहिए कि उसकी शैक्षिक योग्यता और व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी उसकी किस लेवल की है, किस लेवल का उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये भी एक सही मेंटर को चुनने का तरीका है। और अगला क्या है, क्या उसके व्यक्तित्व और लीडरशिप से लोग प्रभावित होते हैं, यानी जो आपका मेंटोर है जब आप उसको अपनी टीम में बुलाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं यार मुझे इसके जैसा बनना है, यार क्या कमाल का बोलता है, यार वाह व्हाट अ लीडरशिप यार। क्या वो व्यक्ति जो आपका मेंटोर है, जो आपका गुरु है, देखिए डाउन लाइन में किसी के रहो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका गुरु है क्या वो स्टेज पे जाता है, क्या वो जब टीम के बात में जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वाह क्या बात है यार, क्या लीडरशिप है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। क्या ये क्वालिटी है? अगर है तो कंग्रेचुलेशन। अगला, क्या उसके जैसे ही लीडर अगर आपकी डाउन लाइन में रहें तो क्या आप कामयाबी पा सकते हैं? जिसको भी मेंटोर आपने बनाया है, अगर उसी मानसिकता के लोग, उसी सोच के लोग, या उसकी तरह ही निगेटिव या कोई टाइप की बात करने वाले लोग अगर आपके डाउन लाइन में जाकर के वही चीजें होने लगे तो क्या आपकी कामयाबी सही है? और अगर है तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ मेरा जो मेंटोर है उसके जैसे लोग अगर डाउन लाइन में 2-4 पैदा हो जाए तो मेरी कैपिंग फिक्स है, तो बहुत बढ़िया। और नहीं तो सोचिएगा, विचार करिएगा। अगला, उसके गाइडलाइन में आज तक कितने लोग सफल हुए हैं? जो आप मेंटोर बनाएंगे ये भी देखिए कि वो कितने लोगों को डील कर रहा है, कितनी उसके माध्यम से मीटिंग चल रही है। अरे जिस मेंटोर की अपनी मीटिंग ही नहीं चल रही वो आपका मेंटोर कैसे बन सकता है यार? जो आदमी अपनी टीम ही नहीं चला सकता, जो घर में बैठा कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, वो आपका मेंटोर कैसे बन सकता है? टेल मी, कैसे बन सकता है? ये भी तो देखिए कि उसकी गाइडलाइन में आज तक कितने लीडर्स निकले हैं और कितने लोग सफल हैं। अगर हैं बहुत सारे लोग सफल हैं तो यस बहुत सही चुनाव है, नहीं तो एक बार चुनाव करिएगा। को मैं फिर समझा रहा हूं, अपलाइन एक अलग बात है, आपका अपलाइन कोई भी रहे, कोई भी रहे, कैसा भी रहे, निरहु गुरहु टाइप का कोई भी, अनपढ़ गंवार कोई भी रहे, चलेगा, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। लेकिन आपका मेंटोर जो आपकी लाइन में कहीं ना कहीं अपलाइन होना चाहिए, जो आपका गुरु होगा, जिसके प्रति खुद को, अपनी टीम को और टीम के परिवार के सपनों को जिसके आगे समर्पित करेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्या एक नौसिखिए के साथ आप नदी में तैरने की हिम्मत करते हो क्या? नहीं, क्योंकि अपने भी डूबेगा और आपको भी लेके डुबाएगा। क्या नौसिखिए के साथ आप हिमालय पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हो क्या? अरे नहीं, अपने भी मरेगा, मेरे को भी मारेगा। तो इस बिजनेस में आप जरूर चुनाव करें कि आपका मेंटोर के अंदर क्या ये क्वालिटी है कि नहीं है। और अगली, क्या वह, या थोड़ा सा गलती, क्या वह वक्त के साथ अपडेट और अपग्रेड है, कि आज भी वही अकबर के जमाने की बातें कर रहा है, अकबर के जमाने की कहानियां सुना रहा है, आज भी वही पुरानी चीजें जो है स्टेज पे जाके कर रहा है। वो कितना अपडेट है? उसके ड्रेसिंग सेंस में कितना अपडेट आया है, उसके बातों में कितना अपडेट आया है, उसकी लीडरशिप में क्या अपडेट है कि नहीं? क्या नहीं कि जो हमारा मेंटोर है क्या वो लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओके, एंड नेक्स्ट,
उससे बात करते समय ज्यादा बातें किस तरह की होती हैं, काम की या शिकायत की? मेंटोर चुनने के लिए एक सलाह और दे रहा हूं कि जब जिसको आप मेंटोर समझते हैं, जब उससे आप बात करते हो ना, जब उससे आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वो मान लीजिए 15 मिनट या 1 घंटे की मुलाकात है, तो भाई देखो शुरू शुरू में तो सब लोगों का बड़ा अच्छा हाव भाव होता है। अरे लाख मतलब कि कोई लड़की लाख गंवार रहेगी ना, तो भी जब लड़के वाले देखने वाले जाते उस समय जाके पैर छूती, नमस्ते जी 2-4 दिखावा करती है। ये तो आसानी से है, लेकिन सच्चाई कब पता चलेगी? जब 1 घंटे का कन्वर्सेशन होता है, 1 घंटे की बात होती है, तो उस 1 घंटे की बात में वो व्यक्ति निगेटिव बातें करता है या पॉजिटिव बातें करता है, वो काम की बातें करता है या राजनीति की बातें करता है या शिकायत की बातें करता है। कम ऑन, इस चीज को समझिए। जब आप उसके साथ घंटों बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो काम की बातें करने वाला है या शिकायतों की बातें करने वाला। अगर वो काम की बातें करता है, प्लानिंग की बातें करता है, मीटिंग की बातें करता है, वर्कशॉप की बातें करता है, टीम और ट्रेनिंग को डेवलप करने की बातें करता है, तो वो राइट मेंटोर है। और अगर वो गुटबाजी की बातें करता है, अगर वो प्रोडक्ट को लेके निगेटिव बातें करता है, सीनियर को लेके निगेटिव बातें करता है, तो भाई साहब ऐसे लोग कभी भी घाट ना लग सकते हैं, ना आपको लगा सकते हैं। डिसीजन आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, अपलाइन कोई भी हो सकता है, लेकिन मेंटोर उसको चुनिएगा जो आपको आगे बढ़ा सके, जो आपको काबिल बना सके, और वो उसके अंदर ये हुनर है या नहीं है। और अगर ये हुनर है तो ऐसे मेंटोर को आप चुन के कामयाब बन सकते हैं। और अगर ये हुनर नहीं है तो भाई साहब वो मेंटोर बनने के काबिल नहीं। वो अपलाइन हो सकता है लेकिन मेंटोर कभी जीवन में भी नहीं हो सकता। अरे यार अब सोचो ना, एक मैं वो छोटी वाली गाड़ी मैं पहले चलती थी, अब तो बंद हो गई, वो बिक्की जिसमें इतना बड़ा पौवा भर के इंजन होता है। अब वो पौवा भर के इंजन से आप सोचो कि यार मैं रेसर गाड़ी बना दूंगा उसको, तो कितना चलेगी यार? 40 45 60 ही जाएगी। अगर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो आपके पास रेसर बाइक होनी चाहिए। आगे आगे बताता हूं भी, आपको आगे बताता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपके आगे मारुति 800 है, अगर आपके आगे मारुति 800 है और दूसरी तरफ आपके आगे टेस्ला कार है, और ये कारें अपनी स्पीड में चल रही हैं, तो आप अपनी गाड़ी किस कार के पीछे लगाना चाहेंगे? कम ऑन, मारुति 800 के पीछे लगाना चाहेंगे जिसकी एवरेज स्पीड ही केवल कितनी होगी, जो है 70 होगी, 80 होगी या 100 होगी, या टेस्ला के पीछे लगाना चाहेंगे? तो ऑफ कोर्स आप टेस्ला के पीछे लगाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्पीड टेस्ला की 180 तक जाएगी या 200 जाएगी तो मैं अपने हिसाब से स्पीड चला लूंगा। लेकिन अगर मेरे आगे एक ऐसी गाड़ी है जिसकी स्पीड नहीं है, तो भाई साहब अगर वो 40 पे चलेगा तो मेरे को भी 40 पे ही चलना पड़ेगा। बेशक मेरी गाड़ी का इंजन बड़ा पावरफुल है, बेशक मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर बर्निंग डिजायर है, मेरे अंदर कुछ भी करने का हुनर है, दम है, ताकत है, लेकिन अगर मेरा मेंटोर मारुति 800 है तो मैं कभी भी हाईवे का मजा नहीं ले सकता, कभी भी कम समय में अपनी दूरी तय नहीं कर सकता। मेरा मेंटोर टेस्ला जैसा होना चाहिए, सुपर फास्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यस, एक बार देखिएगा मारुति 800 है या टेस्ला है, जरूर समझिएगा। ओके, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, बिजनेस के लिए सही बातें और आदतों की नकल करें। यह बिजनेस नकल का बिजनेस है, लेकिन नकल अच्छाइयों की होनी चाहिए, ना कि बुराइयों की होनी चाहिए। ओके, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान की व्यापक जानकारी। जो मैं 9 कदम बताया उसमें से एक कदम यह भी है कि आपके जो बिजनेस प्लान, जो प्रोडक्ट है या बिजनेस प्लान है, पूरे बिजनेस प्लान की जानकारी होनी चाहिए आपको। अब आप समझिए कि आप किसी क्लास में पढ़ाई करते हैं तो मोटी मोटी किताबें याद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 8 10 20 25 पन्नों का मैनुअल किसी को याद नहीं होता। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमारे हैं जिन प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता होता, उनकी जानकारियां आपको नहीं पता होती हैं। आप अक्सर सीनियर का इंतजार करते हैं, तो नहीं साथियों, 9वें कदम में यह भी कदम है कि आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो किसी के बदौलत नहीं आए हैं। प्रोडक्ट और बिजनेस की व्यापक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और कुछ सवाल अपने आप से पूछें, क्या यह केवल अपलाइन का बिजनेस है? अक्सर मैंने देखा है कि लोग फोन करके अक्सर पूछते, सर एक प्लान करना, सर इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए।
तो मेरा सवाल है, क्या अपलाइन का ही बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं है? क्या आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ रह सकता है? ये कभी संभव है जीवन में कि आपका अपलाइन, अरे पैदा करने वाले माँ बाप जीवन भर हमारा साथ नहीं दे पाते तो अपलाइन कहां से दे पाएगा? अरे आज टीम छोटी है तो हमारे बीच में, कल टीम बड़ी होगी तो और जगह तो जाएगा अपलाइन सपोर्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद करें। अगला, मार्केट में उठने वाले सारे सवालों के जवाब आपके पास है। जब मार्केट में निकलोगे भाई साहब, बड़ी सारी गोलियां इधर उधर से चलेंगी, तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या आप परफेक्ट हो? क्या आपको अपना प्लान, प्रोडक्ट, सारी जानकारियां हैं? क्या आप अपने प्लान को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि आपके प्लान की क्या खूबी है? क्या आप सभी प्रोडक्ट की पूर्णतः जानकारी आपके पास है? और अगर नहीं है तो रखने की जरूरत है। शुरुआती दौर में पढ़ाई और नौकरी को ना छोड़े, सही वक्त का इंतजार करें। थोड़ी सी मेरी बातें कुछ लोगों को ऑड लगेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर ये गलतियां मेरे से हुई हैं। मैंने बोला कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकारता हूं। जहां मैं गलत हूं, मुझे अपनी गलती स्वीकारने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। लेकिन जहां मैं गलत हूं वहां पे मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, और उन गलतियों का खामियाजा भी मैंने भोगा है, और आज आपको वो मैं बताना चाहता हूं। अक्सर क्या बार हुआ, कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन में आकर के जो है कोई आदमी नौकरी छोड़ देता है, या सीनियर उसकी नौकरी छोड़वा देता है, या कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ से हैं, वो स्टूडेंट लाइफ को छोड़ देते हैं। बाद में क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है। जैसे एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ एमएलएम कर रहा है, तो उसके घर वाले उसको बिल्कुल ही पैनिक नहीं करते। लेकिन जिस दिन उसके घर वाले जान गए पढ़ाई छोड़ के अब एमएलएम कर रहा है, बेशक वो 1 रुपया नहीं कमाए, उसके घर वाले तुरंत चाहेंगे कि घर का खर्चा चलाए। ऐसा होता है ना। आप एक नौकरी में हो, आप एक जॉब में हो, आज आपने तुरंत जो है जॉब को ब्रेक कर दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां नहीं तुरंत खत्म होती। आपने नौकरी तुरंत छोड़ दिया, लेकिन जिम्मेदारियां तुरंत नहीं छूटेंगी, आपके खर्चे तुरंत नहीं रुक जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बढ़ने में एक टाइम लगता है। ये बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं आपको गलत या भरमाने का काम मैं नहीं कर सकता, और कंपनी के लोग कर सकते हैं, फोरस्क्वायर नहीं करती। और मेरा यही आपको सिखाना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट है तो प्लीज उसकी एजुकेशन बोलिए उसको कंटिन्यू रखे। वो अलग बात है कि अपनी पढ़ाई के साथ भी वो बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकता है। अरे स्कूल में जाएगा तो उसको 10-20 स्टूडेंट मिलेंगे, नए विद्यार्थी मिलेंगे, उसकी लिस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी। और आज जब पढ़ाई से वो अलग हो जाता है तो उसकी एजुकेशन भी नहीं हो पाती। आज अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आज मैं पीपीटी बना रहा हूं, या आज मैं कंपनी लेवल के प्रोग्राम कर रहा हूं, तो इसके पीछे एजुकेशन का हाथ है, शैक्षिक योग्यताएं हैं, तभी मैं ये कर पा रहा हूं। मैं अनपढ़ होता तो ये चीजें मैं कभी नहीं कर सकता। तो जो स्टूडेंट है प्लीज वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, उसको कभी भी जो है एमएलएम बिजनेस के लिए या फोरस्क्वायर के लिए आप ब्रेक ना करें। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई सीनियर ये बोलता होगा तू पढ़ाई छोड़ के बिजनेस कर। पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ काम को करिए, ताकि आपको गेस्ट की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और आप पढ़े लिखे होंगे तो कल को जब पढ़ाई खत्म होगी तो आप एक बहुत अच्छे और शानदार लीडर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन ली हुई है लगातार। ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ अपने बिजनेस को जारी रखें। अगर आप जॉब से हैं तो तुरंत जॉब को बिल्कुल ना छोड़ें, उसके लिए प्लानिंग करें। मैं नहीं कहूंगा जिंदगी भर जॉब करिए, क्योंकि जॉब कैन फुलफिल ओनली बेसिक नीड, नॉट द ड्रीम। जॉब तो जरूरतें पूरी कर सकती, सपने नहीं पूरी कर सकती। जॉब को छोड़ने की प्लानिंग करिए, तुरंत छोड़िए मत, प्लानिंग करिए। ये सामने आपको दिख रहा है, याद आ गई दीपक जी कौन सी पिक्चर है ये? ये शोले की थी सर। बिल्कुल सही जय बात और है। वीरू वाली। जय वीरू वाली। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करें कि हम जेल में सुरंग बनाने वाले हैं, जेल से भागने वाले हैं, ऐसा ये बोलते थे। ऐसा मतलब कि वो प्लानिंग करते थे। वो अलग बात है कि वो दूसरे वो सुरंग नहीं बनाए, वो दूसरे प्रकरण से वो निकले, वो धोखे से जो है ना लकड़ी को बंदूक बना करके वो जेल से निकले। जो मैंने मूवी देखी थी, मुझे जो याद है अगर सही तो जेल में तो जी अच्छा सर। किसी को नहीं लगता। नौकरी क्या एक जी जेल सर। है। लेकिन ऐसे मत भागिए, ऐसे भागेंगे अब क्या, जेल से कोई तुरंत भागना चाहे तो भाई दिक्कत उसके लिए है। तो प्लानिंग बनाइए। और प्लानिंग क्या है आइए बताता हूं। जेल से भागने की प्लानिंग बताता हूं आपको। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? ये देखो, ये जेल के अंदर का सुरंग है। आप देख सकते हो कि पुलिस वाले सब देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं कि कहां से कैसे कैसे सुरंग बनाई गई। तो आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी है कि कुछ जेल में कैदी होते हैं जो आजाद होना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, रोज 1 घंटे आधे घंटे खुदाई करते हैं। ठुक ठुक ठुक, थोड़ा थोड़ा खुदाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुदाई करेंगे, और करते करते सुरंग बना लेते हैं और फिर उस जेल से गायब हो जाते हैं। हेलो, यही समझाना चाहता हूं कि नौकरी के साथ 2 घंटे 4 घंटे रह के खुट खुट करके यार सुरंग बनाओ। आज नहीं 2 महीने 4 महीने बाद जिस दिन आपकी इनकम एक ठीक ठाक कंडीशन पे आ गई ना, उस दिन आप
नौकरी को लात मारी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। लेकिन ये निर्णय आपको Very तुरंत nice, नहीं लेना, बल्कि सुरंग बनाना है। धीरे धीरे एक एक 2-2 घंटे काम करके सुरंग बनाने का काम करिए। ओके, आइए नेक्स्ट। धैर्य के बिना Yes, sir. खैर नहीं। कई बार ये स्टोरी बताया हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि धैर्य के बिना खैर नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार की बात है, कुछ गुरुजी ने अपने कुछ शिष्यों को बांस की टोकरी दी, जिसे हमारे यूपी में खांची कही जाती है। और बांस की इस टोकरी में बहुत सारे छेद होते हैं, आप सबको पता है। तो गुरुजी ने बोला जाओ नदी में से पानी भर के लेके आओ। सारे लोग गुरु के दबाव की वजह से टोकरी लेके नदी की तरफ तो चले गए, और रास्ते में पता क्या बात कर रहे हैं, गुरुजी सठिया गए हैं, गुरुजी पागल हो गए हैं, गुरुजी को अकल नहीं है कि उसमें तो छेद होता, सारा पानी निकल जाएगा। तो कितने टोकरी फेंक के भाग गए, कितने टोकरी फेंक के भाग गए, कितने नदी में गए, 1-2 बार डालें उठाए तो सारा पानी झर्र से नीचे गिर गया। कहीं गुरुजी पागल हो गए, उन्होंने उसी पानी में टोकरी फेंकी, भाग गए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो उस टोकरी को बार बार पानी में डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता, और एक टाइम ऐसा आया कि बांस की गांठें फूल गई और टोकरी में पानी डाला और टोकरी में पानी भर के अपने गुरु के पास लेके आया। माय डियर फ्रेंड, तो इस बिजनेस में भी ऐसा होगा। एक बार प्लान करने जाओगे, 2 बार करने जाओगे, 3 बार करने जाओगे, हो सकता है कुछ लोग ना आए, लेकिन ये प्रयास करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपके साथ जरूर आएंगे। नेक्स्ट, वक्त के साथ आप और आपकी वैल्यू, वक्त के साथ आपकी और आपकी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पैनल पे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, हाथ उठाएंगे जरा सा एक बार। देखिए हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है दीपक जी सब लोग, है ना? हाँ, दीपक जी ने उठा लिया। अब जरा सा देखो। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर। ओके, शादी जब हो जाती है तो जब लड़का नया नया ससुराल में जाता है ना, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या होती है। दीपक जी ने हाथ उठाया तो दीपक जी को पता भी होगा कि ससुराल में शुरू में वैल्यू क्या होती है और 10 साल 5 साल जी बाद सर। वैल्यू क्या होती है ये भी पता है। बढ़ जाती है कि घट जाती है? वो 4 तरह की सब्जी एक तरह की सब्जी घट जाती कन्वर्ट है। हो जाती है, ठीक है ना? और जिस दाल में घी सिर्फ तैरता था वो दाल बिना घी की बिल्कुल आ सर, जाती बिल्कुल है। सर। ऐसा होता, वैल्यू कम हो जाती है। और वही नहीं, ससुराल में ही नहीं कम होती है, और कहां कहां कम होती है, ध्यान दो। नौकरी, अब एक बात बताओ, जब आदमी नई नई नौकरी ज्वाइन करता है 18 साल 20 साल 25 साल का, तब ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, या जब वो रिटायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसकी वैल्यू होती है? हेलो, कब वैल्यू जब होती है? ज्वाइन करता है तब। यस, जब वो यंग होता है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। सेलिब्रिटी, अब देखिए यहाँ पे रेखा जी हैं। अब रेखा जी का जलवा हुआ करता था भाई साहब, लेकिन आज यहाँ पे आपके सामने जो है एक और हीरोइन है वर्तमान की, मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा पहचानता नहीं हीरो को, लेकिन कटरीना कैफ है मेरे ख्याल से, जो मैं समझ पा रहा हूं, है ना? अब बताइए इन दोनों में आज वैल्यू ज्यादा किसकी है, रेखा की या कटरीना की? कैटरीना की सर। वक्त के, जबकि नंबर 1 एक समय रेखा हुआ करती थी, लेकिन आज रेखा से ज्यादा वैल्यू कटरीना की है। वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे लोगों की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। कल को कटरीना की भी कैप हो जाएगी। माता पिता, माता पिता की वैल्यू आज क्या है? जब ये माता पिता जब जवान होते तब उनकी वैल्यू ज्यादा होती बच्चों के लिए, कि जब बुढ़े हो जाते तब होती है? मैं बताता हूं, जब वो जवान रहते तो उनकी वैल्यू होती, वो कहते चल दौड़ बेट, चल चल बेट, जी पापा जी पापा। और जब बूढ़े हो जाते तो पापा चुपचाप बैठो ना यार, दिमाग मत खराब करो, आपको खाने को मिल रहा ना, चलो चुपचाप बैठो उधर। यानी माँ बाप की भी वैल्यू बुजुर्ग अवस्था में गिर जाती है, घट जाती है, क्योंकि वो काम करने योग्य नहीं होते। लेकिन उन्हीं माँ बाप की वैल्यू को, एक बार उनकी आवाज को सुन करके हम कहीं से भी होते थे तो दौड़ करके उनके पास आते थे और उनको सीरियस लेते थे, तो माँ बाप की भी वैल्यू गिर जाती है। यानी कि अभी तक जो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी क्षेत्र में जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन वक्त के साथ फोर स्क्वायर में क्या वैल्यू होगी वो बताता हूं। आज आपकी वैल्यू होगी कितने की? जब आप स्टार बनेंगे तो आपकी वैल्यू होगी छोटी, रॉयल स्टार बनेंगे तो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी और बड़ी। जैसे जैसे समय बीतेगा दुनिया के सभी कामों में आपकी वैल्यू गिरेगी,
लेकिन फोर स्क्वायर कंपनी के अंदर जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी। आप देख सकते हैं आज से आज वर्तमान में अगर आपकी वैल्यू 2000 रुपए की है ना, तो आज से 10 साल बाद आपकी वैल्यू करोड़ों की होगी, क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो चुकी होगी। दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे जितने बूढ़े होगे, जितने कमजोर होगे, यहां पे वैल्यू आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। इनकम देख लो यार, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, पहले तो आपको लखनऊ का बूट कैंप मिल रहा है, इसके बाद कुल्लू मनाली और शिमला का मिल रहा है, और आगे बढ़े तो गोवा का मिला, और आगे बढ़े तो बाली का मिला, और आगे बढ़े तो स्विट्जरलैंड और पेरिस का मिल गया। बताओ वैल्यू घट रही कि बढ़ रही है? दुनिया में हर काम में आपकी वैल्यू घटेगी, लेकिन यहां जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अरे पहले आपको मोटरसाइकिल मिलती है, फिर आपकी वैल्यू और बढ़ती है, आपको कार मिलती है, और आपको हाउस फंड भी मिलता है। तो देख लो ना, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, मतलब समय बढ़ेगा, दुनिया के और जगहों पे आपकी वैल्यू कम होगी, आप धक्के मार के नौकरियों से निकाल दिए जाओगे, लेकिन यहां पे आपकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। कभी अपने बच्चों की निगाह में आप बूढ़े नहीं बनेंगे, असहाय नहीं बनेंगे, और कभी कोई आपको दुत्कारेगा नहीं। 80-90 साल के हो जाओगे तो भी एक बार डांट दोगे ना, तो बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पता यार, ये जो पिताजी है ना 80 साल के, यार एक कैपिंग पे है, पिछले कई साल से, नाराज कर दिया तो कहीं और चला जाएगा पैसा, है ना। तो हमेशा आपकी वैल्यू बना के रखेगा दोस्तों। कम ऑन, कैरियर के तौर पे करिए यार फोर स्क्वायर, सब कुछ छोड़ दो दुनियादारी, लग जाओ पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से लग जाओ। टाइम पास मत करो इस बिजनेस में, क्योंकि यहां आपकी वैल्यू बढ़ाने का बिजनेस है। एंड लास्ट, एक्सीडेंट। अच्छा, घोड़े से कौन गिरता है? जो घोड़े पे चढ़ता वही तो घोड़े पे गिरेगा, जो घुटने पे बल चल रहा है वो घुटने से कहां गिरेगा। एक्सीडेंट किसका होता है? जो परिवार के अंदर घर में जो रोटियां बना रही महिला, उसका एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, या रोटी कमाने के लिए जो रोडों पे निकल के ऑफिस दफ्तर या कहीं जा रहा है, उसकी एक्सीडेंट की संभावना है? किसकी संभावना ज्यादा है? एक व्यक्ति सुबह अपनी बीवी को ओके बाय, मिलता हूं 6 बजे आ जाऊंगा, चलते हैं मूवी, और उसकी वाइफ सारा दिन खुश होती है कि आज हमें मूवीज देखने जाना है, और शाम को उसकी लाश एक कपड़े में लपेट के घर आती है कि नहीं आती है? क्योंकि जो घर से बाहर रोटी के लिए निकलता है ना, एक्सीडेंट उसी का हो सकता है। जो घर में बैठा रहेगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रेन से कौन कट के मरेगा? ट्रेन से किसका, ट्रेन के पलटने से कौन मरेगा? जो ट्रेन में बैठेगा या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जा रहा होगा वही तो मरेगा ना। बस किसकी लड़ेगी? जो बस में बैठा रहेगा। जो घर में बैठा रहेगा, क्या उसके घरों में ट्रेन आके उसको एक्सीडेंट कर देगी क्या? नहीं। तो कमाने वाला मुखिया ही अक्सर मरता है, और वही उसके, यही बात लोगों को समझ में पता नहीं क्यों आती। जो घर से बाहर निकलता है ना, उसी की खतरे की संभावना ज्यादा उसकी तुलना में जो घर में बैठा है। कभी सोचे हो कि आज आपने अपने बीवी बच्चों के लिए क्या बनाया? आपकी बीवी और बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने मोटिवेटेड होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं कि पापा डैडी आ जाएंगे, हमें मूवी दिखाएंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। गारंटी है कि हमारे घर का मुखिया शाम को अपने पैर पे आएगा या कपड़े में लपेट के आएगा? किसी को पता है क्या? नहीं पता है। सोचे हो कुछ कि उनके ना रहने के बाद परिवार का क्या होगा? सोचो, ये देखो सामने है। एक बार परल तो बनो। हाँ, पसीने आएंगे, गर्मी आ गई है, तकलीफें आएंगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप प्लान बताओगे तो गलत गलत प्लान बताओगे, लोग नकारेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे। लेकिन एक बार पर्ल बन गए तो 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्लस बिजनेस ट्रांसफर होगा, और साथ ही साथ 2 बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फोर स्क्वायर उसका उठाएगी। पर्ल टोपाज बन गए 4 लाख, एमरल्ड बन गए 6 लाख, रूबी बन गए 10 लाख, प्लेटिनम पे बनने के मरने के बाद 15 लाख, और डायमंड बनने के बाद कोई मरता है तो 25 लाख रुपए। ये तो मिलेंगे ही। आईडी परिवार के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी, प्लस 2 बच्चों के ग्रेजुएशन का खर्च भी मिलेगा, ग्रेजुएशन तक का। आप सोच के देखो, सोचना इस बात को, आज रात में इस स्लाइड को समझना। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं रॉन्ग हूं? गलत बोल रहा हूं? किसका एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है? जो घर में रोटी के लिए बाहर निकलता है ना, रोटी बनाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा, रोटी कमाने वाले के एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है। और आपने आज क्या बनाया है, इस बात को आप समझिएगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, मार्शमैलो थियरी क्या होती है? मैं आपको मार्शमैलो थियरी के बारे में बताऊंगा। ये मार्शमैलो एक टॉफी होती है, आपने शायद खाया हो इस टॉफी को। मार्शमैलो एक टॉफी है, इसकी थियरी आपको समझाता हूं। एक टीचर ने अपने 25-30 स्टूडेंटों को मार्शमैलो टॉफी दिया, जो एक ये
ये जो मार्शमैलो थियरी है, इसको आप मैगजीन वगैरह कहीं, मैंने भी इसको जो है जल्दी एक मैगजीन के अंदर पढ़ा। मार्शमैलो थियरी क्या है कि एक शिक्षक ने अपने क्लास के अंदर सभी बच्चों को टॉफी बांटी, लगभग 50 बच्चे थे, 50 को टॉफी उसने यही मार्शमैलो बांटी और बोला कि तुम 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूं, इसके बाद मैं टॉफी जो है हम लोग मिल करके पार्टी चेयरअप करेंगे, चेयर्स करेंगे टॉफी का, और हम चेयर्स करके टॉफी खाएंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे ही वो टीचर बाहर गया, सभी बच्चों में से मैक्सिमम लोग टॉफी देख रहे हैं, दरवाजा देख रहे हैं, टॉफी देख रहे हैं, दरवाजा देख रहे हैं, उन्हें लगा कि यार लालच आ रही थी, मुंह में पानी आ गया, बच्चों ने खा लिया। लेकिन लगभग 10 बच्चे ऐसे थे जो उस टॉफी को नहीं खाए, और जब टीचर 10 मिनट बाद आया तो उन 10 बच्चों के चेयर्स करके जो है उस शिक्षक ने उस टॉफी को खाया। अब कई साल बाद उस टीचर ने क्या किया, उन बच्चों का नाम लिख लिया जिसने टॉफी पहले खा ली उनका, और जो टॉफी का 10 मिनट इंतजार किए, वेट किए उनका। और जब कई साल बीत गए, तकरीबन 20 साल जब बीत गए, तो उस टीचर ने एक रिसर्च किया कि जो दो तरह के लड़के थे, उन लड़कों का जो मार्शमैलो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के हिसाब से आज कितने क्या सफल हैं और कितने असफल हैं, ये देखा गया। तो जान के आपको आश्चर्य होगा कि वो उस क्लास के जो मान लीजिए 50 स्टूडेंट में से जो 40 स्टूडेंट सब्र नहीं किए, जो फटाफट टॉफी खा गए, वो अपने जीवन में असफल थे। वो रोज नए नए काम बदल रहे थे, जॉब बदल रहे थे, कंपनियां बदल रहे थे। लेकिन जो अपने टीचर का वेट किए, वो 10 लड़के, वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल रहे, सबसे ज्यादा कामयाब रहे। ये मार्शमैलो का सिद्धांत आपके साथ और आपकी कंपनी के लिए भी होता है। आज आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका चेक ना आ रहा हो सकता है कि आपकी अच्छी पे आउट नहीं आ रही हो। आज अपलाइन बोलता हो कि सब्र करो, इंतजार करो, काम बढ़ेगा। अगर आपने अपलाइन की बात मान के वेट किया, तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद, आज से 4 साल के बाद आपके पास BMW, मर्सिडीज और टेस्ला जैसी कारें हो। और आज अगर आपने चंद समस्याओं की वजह से बिजनेस छोड़ दिया, तो सारी जिंदगी भटकते रह जाओगे, कभी घाट नहीं लगोगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको गुमराह करने वाले, बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने वाले। आपको इंतजार करना पड़ेगा उस बांस की टोकरी की तरह कि तब तक मैं पानी डालूंगा इस टोकरी में, तब तक डुबाऊंगा जब तक इसकी गांठें फूल नहीं जाए, और जब तक इस टोकरी में पानी भर नहीं जाएगा, तब तक मैं प्रयास करना बंद नहीं करूंगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता आपको। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सेशन यहीं तक था। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर प्लीज चेंज योर लोकेशन सर। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है सर। नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है, फंस के आ रही है सर। दीपक जी, सर की आवाज नहीं आ रही, माइक हैंड ओवर करता हूं, दोबारा सर को लेता हूं थोड़ी देर बाद। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो सर आपने जो जानकारी दी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी सर, जिसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। गर्व करता हूं कि हमें और हमारी पूरी 4 स्क्वायर फैमिली को आप जैसे प्रेसिडेंट मिले हुए हैं। आप 2 प्रेसिडेंट ऐसे मिले हुए हैं जो लोगों को लगातार कामयाब बनाने के लिए, लोगों को लगातार कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए नए नए आइडियाज और नए नए तरीके देते हैं। जो सर आपने आज 9 फार्मूले बताया, बिल्कुल मैं बैठ के नोटेड कर रहा था, और पूरी की पूरी डायरी पे मैंने नोटेड किया हुआ है। और मैंने ही नहीं सर, इस पैनल पे जुड़े हुए 280 लोग, 281 लोग